व्हाट इज राइट वे टू गो फॉरवर्ड? ये दो इंडिविजुअल्स की शादी नहीं है, दो परिवारों की शादी है। एवरी रिलेशन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपने प्रोफाइल भेजा, किसी को प्रोफाइल पसंद आ गया, फिर वो क्या करते हैं उसका? कुंडली मिलान जो है नॉन मंगलिक से ज्यादा मंगलिक हैं इस वर्ल्ड में। माँ सीता का स्वयंवर हुआ तो जिसने धनुष तोड़ा उसने स्वयंवर कर लिया। अभी कौन तोड़ेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो वहां पे आए उनके आने से पहले उनके साथ कुंडली मिलान हुआ। बेसिकली अबाउट द फिजिकल कंपैटिबिलिटी व्हिच वाज गिवन सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहम के कारण मत करें कि अरे ये मंगल है और मेरा मंगल नहीं है, मैं मर जाऊंगा या वो मर जाएगी। आज के टाइम में ये वैलिड है। पहले तो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर्ड करना शादी के हाँ, लिए। पर ये लड़का लड़की दोनों के लिए जरूरी है। तो हर एक सारी चीजें एक में नहीं मिल सकती। जब एक बच्चे का बर्थ का टाइम इम्पोर्टेंट है तो शादी एक नया रिश्ता क्या उसका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है? अभिजीत 12 मुहूर्त में बजे शादी से है पहले, हाँ। और खत्म। Yes. तो आपका कंसीलिंग टाइम बेटर हो गया। बहुत बेटर हो। मैं तो कहती हूँ कि अगर इसको कोई अच्छे से सुन ले इस पॉडकास्ट को तो मेरे ख्याल से मेरी आधी प्रॉब्लम्स जो है मैच मेकिंग में खत्म हो जाएंगी। Welcome again on Janeman with Jay Madan. I have a very special guest and first time it has ever happened that a guest has ever come back again on the same show. But there was so much of interesting conversation कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे ये सुनने में, समझने में, इस एरा को समझने में बहुत इंटरेस्ट था और फिर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने अधूरे छोड़े थे। तो आज हम फिर बात करेंगे जेनजीज की, पथरी मिलान की, शादी और कंपैटिबिलिटी की, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कमिंग फ्रॉम पर्सन विथ एक्सपीरियंस एंड विजडम फॉर द न्यू जनरेशन टू हैव ग्रेट मैरिजेस एंड सस्टेन देम टू. So I would want you again to welcome Ashi ji with us, and there's also another beautiful story about the name Ashi, which is she's commonly known from. इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेरे पास बातों का और जानने, समझने, बताने का पिटारा भरपूर है। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। थैंक यू for being here again. Thank you so with much us. for calling me again. Yes, Yeah. because I felt that there is so much, undelivered conversation between us जो हम अपने viewers को दे ही नहीं पाए। तो to begin with, हमारे कुंडली के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जवाब दूंगी। बट बिफोर दैट मेरे आपसे दो सवाल हैं, उसके बाद आपको कुंडली वाली बात समझ में भी आ जाएगी और बिना बोले ये इजी भी हो जाएगी और इस वहम को भी हम दूर करेंगे, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम दैट गोज फॉर यू। तो सबसे पहले ये सिस्टम कैसे बनता है? मतलब पहले पेरेंट्स मिलते हैं, पहले बच्चे मिलते हैं, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग? बिकॉज कई बार मैं सुनती हूँ आजकल पेरेंट्स बोलते हैं कि जी पहले बच्चों को मिला लो, उन्हें पसंद आ जाएगा तो फिर हम मिल के बात कर लेंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट राइट वे टू गो फॉरवर्ड? देखिए, मैं सबको ये बोलती हूँ, ये जो आपका डिसीजन है एक लाइफ टर्निंग डिसीजन है, तो इसमें शॉर्टकट्स मत लीजिए। मैरिज के अंदर मैथ सर्चिंग में जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सबको फॉलो करिए। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो दो इंडिविजुअल्स की शादी नहीं है, दो परिवारों की शादी है। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, जब अरेंज मैरिज हम सेटअप में आ ही गए हैं तो पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चों को उतना ही इसको डिसीजन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके डिसीजन को वैल्यू कर रहे हैं और डिसीजन उनका सर्वोपरि भी होता है, ऊपर होता है। तो लेकिन जो ये आज एक आप बोल रहे हो ना कि बच्चों को मिला दो और बस इसमें अपना हो जाएगा, तो मैं एक स्टोरी इस पे बताना चाहती हूँ कि हमने एक बारी, जब पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो हमें मजबूरन बच्चों को मिलाना पड़ता है। तो बच्चे मिले, एक बारी मिले, दो बारी मिले, तीन बारी मिले, चार बारी मिले और उसके बाद एक उनमें अट्रैक्शन बोले, इंटिमेसी बोले या कुछ भी आप उसमें, वो उनमें एक रिलेशन डेवलप होता चला गया। जिस बच्चे जितनी बार मिलेंगे और लाइक कर रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन आ ही जाता है। तो बच्चों ने फाइनली येस कर दी और पेरेंट्स अब रेडी हुए मिलने के लिए। और जब वो मिले पेरेंट्स, फादर ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया कि मुझे तो फाइनेंशियल्स नहीं समझ में आ रहे। मदर ने कहा कि मेरे को तो लाइफस्टाइल ही नहीं समझ में आ रही, तो हम तो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये उस टाइम पर दोनों बच्चों के लिए इतना
ख़राब सिचुएशन हो जाता है कि जब वो एक दूसरे को लाइक कर लियो और फिर आप एक दूसरे को उस तरह से ड्रीम करते हो एक दूसरे के लिए कि है ना, मतलब अपना फ्यूचर आप सोचने लगते हो एक दूसरे के साथ, तो उस टाइम पे बच्चों को सेपरेट करना, मैं कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। पेरेंट्स मैच्योर हैं, पेरेंट्स आगे बढ़ सकते हैं, पेरेंट्स आगे देख सकते हैं, वो अपनी एक्सरसाइज शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आके कहते हैं हम लोग इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बच्चे एक मीटिंग में ना कर देते हैं। कोई बात नहीं है, पेरेंट्स की वो एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन बच्चों से ये एक्सरसाइज कराना, उनको एक इमोशनल रूट में बांधना और फिर उनको एक बैगेज दे देना। अब वो नए रिलेशन में जाएंगे तो इसके लिए पहले तो इस रिलेशन से निकलने के लिए उनको टाइम लगेगा, उसके बाद नए रिलेशन को समझने के लिए फिर टाइम लगेगा उनको, और उनकी कुछ ना कुछ स्टोरीज बनती जाती हैं। मैं ये कहती हूँ आज के टाइम पर इट इज़ वेरी गुड सेटअप व्हेन यू कैन डू अ जॉइंट मीटिंग where the parents can come with their children and they can have one meeting at a common place. देखिए कि पहले ही समझ में आ गया। हाँ। और कितनी मीटिंग आपको लगता है कि एक बॉय और गर्ल की होनी चाहिए जिनको जिंदगी बितानी है, कि अब इतनी मीटिंग्स में मुझे समझ आ जाएगा कि यू नो दिस इज मेंट फॉर मी। ओके, सो एक तो पहली जब मीटिंग आपकी जाती है तो कितनी फ्लो में गई वो, आपने क्या कॉन्वर्सेशन करते करते क्या बार बार घड़ी देख रहे थे आप, तो आपको लगेगा वो कनेक्ट नहीं हो रहा, दिल लग रहा था कि बोर हो रहे थे। हाँ, मतलब आप सिर्फ बैठने के लिए बैठे हुए थे, और या फिर आप वाकई बैठना चाहते थे उस मीटिंग में, तो वो एक सेकंड मीटिंग को जाती है। बिकॉज फर्स्ट मीटिंग में तो नेचुरली हम आज की जनरेशन से एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो हाँ कर देंगे, पहले हुआ करता था ये। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ इंस्टेड ऑफ बहुत सारी मीटिंग्स, नंबर्स ऑफ मीटिंग्स होने की बजाय आपको ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप 1 घंटा 2 घंटा तो बात करके किसी को भी झेल लोगे, लेकिन जब वो 3-4 घंटे होती है तो आपको लगता है एक्चुअली आप उसके साथ बात कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 1-1 घंटे की 6 मीटिंग्स, 5 मीटिंग्स या 1-2 घंटे की, मैं कहती हूँ आप 3-4 घंटे की 3-4 मीटिंग कर लो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आप एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हो, आप एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हो, कितना एक दूसरे की कॉन्वर्सेशंस को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो और इन्जॉय भी कर रहे हो साथ में। तो वहाँ आपको लग जाएगा अगर आपकी कम्युनिकेशन, बिकॉज एवरी रिलेशन इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दिल की बात किसी से कह पा रहे हो, और कम्युनिकेशन भी बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें आप दोनों पक्षों को 50-50% बात करने का मौका मिले। ये नहीं कि एक ही साइड बोलता जा रहा है, दूसरा साइड सिर्फ सुनता ही जा रहा है। और आपके सारे टॉपिक्स उसमें कवर होने चाहिए, अपने बारे में, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैंने ये देखा है कई टॉपिक्स में तो सिर्फ बच्चे सिर्फ शॉपिंग और ट्रैवलिंग ही डिस्कस करते रह जाते हैं। इट शुड बी बैलेंस। आपके करियर के बारे में, आपका आगे आप क्या सोचते हो, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, बिकॉज सारी चीज़ें आप बातें करते हो। हाँ, पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे, क्या था, कैसे था, ये बात नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक छोटी मोटी हल्की कॉन्वर्सेशन हो गई, खत्म हो गया। बट बच्चों को नहीं लगता कि हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसको सब कुछ पता होना चाहिए। क्या हम वाकई ट्रांसपेरेंट होते हैं? क्या हम हर चीज़ वो जो हमारी लाइफ में डर्टी हुआ था सब बता देते हैं? नहीं, हम नहीं बताते। तो हमारे को जितनी रेलेवेंस है, अब आपके पास्ट में, अब किसी बच्चे ने बताया, एक स्टोरी में बता देती हूँ आपको, इस पे भी किसी ने बताया कि मेरा अफेयर था, बट उसने कंप्लीट नहीं किया, वो अफेयर 9th स्टैंडर्ड में था, उसका क्या रेलेवेंस था? दूसरे के बच्चे के दिमाग में हो गया, ओ मेरा तो आज तक एक अफेयर भी नहीं रहा, और इसके 2-3 अफेयर्स रह चुके हैं, जो कि एक 9th में था, एक 12th में था, एक कॉलेज में भी रहा होगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इररिलेवेंट स्टोरीज हैं वो। रेलेवेंस क्या है कि आज जब आप मैरिज के लिए निकले हो, जब आज आप शादी, तब उस मोमेंट पे अगर कोई पूछे आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आपका कोई पास था और यू एवर इन लव और इन रिलेशनशिप, तो क्या बोलना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप झूठ बोले, मैं कभी भी ये बात नहीं बोलती कि आप झूठ बोले, तो लेकिन आप इस बात को बड़े अच्छे ग्रेसफुली तरीके से कह सकते हैं, येस देयर वाज समथिंग इन माय लाइफ, बट नाउ मैं उससे पूरी तरह बाहर निकल चुका हूँ, और मैं पूरी तरह से अरेंज मैरिज के लिए आगे बढ़ चुका हूँ। तो जब आप लड़का और लड़की को मिलाते हैं तो पहली स्टेज क्या होती है?
मतलब आपने प्रोफाइल भेजा, किसी को प्रोफाइल पसंद आ गया, फिर वो क्या करते हैं उसका? प्रोफाइल पसंद आ गया, उसके बाद पहली देखिए मिलने के लिए पहली सीढ़ी तो होती है जब दोनों तरफ से हाँ आती है। तो उससे पहले कुंडली मिलाते हैं कि बाद में मिलाते हैं? मेरे हिसाब से तो उससे पहले ही मिलाना चाहिए, बिकॉज कुंडली मिलान जो है वो आप अपने घर में ही कर रहे हो, ठीक है, और एक प्रोसेस को आप अपने तक ही लिमिट करके और आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जब आप किसी से मिल आए उसके बाद आप कुंडली मिलान करके उसके बाद आप बोलो कि भाई पत्री नहीं मिल रही है, तो ये तो बहुत ही हर्टिंग होता है। तो कुंडली मिलान में क्या क्या परेशानियां आपको सुननी पड़ती हैं जो आपको लगता है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए कुंडली मिलान बहुत अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। कोई लोग गुण मिलाते हैं और कई लोग तो बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, कई लोग सिर्फ मंगलिक देख के ही छोड़ देते हैं। जबकि मैं बोलती हूँ कि आई थिंक आप भी इस बात से सहमत होंगे, और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि नॉन मंगलिक से ज़्यादा मंगलिक हैं इस वर्ल्ड में। तो और कई तरीके से मंगलिक होते हैं, कुंडली से, लग्न से, और कई तरीके के मंगलिक होते हैं। और ये भी आप कहोगे कि मतलब करेक्ट मी if I'm saying anything wrong because I'm not very good in this subject, तो कि ऐसा नहीं होता कि मंगलिक की मंगलिक से मिलनी चाहिए और नॉन मंगलिक की मंगलिक से नॉन मंगलिक से मिलनी चाहिए। बहुत सारे मैचेस बहुत अच्छे होते हैं जो नॉन मंगलिक के मंगलिक से भी मिलते हैं। तो मैं वो भी कहती हूँ उनको कि खाली मंगलिक देख के रुक मत जाओ। मंगलिक इज़ नॉट ऐसा नहीं है कोई टैबू है या कुछ है, नहीं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं नहीं हमारा बच्चा तो सादा है, हमें मंगलिक बच्चा नहीं चाहिए। तो मैं उनको बोलती हूँ मंगलिक दोष नहीं होना चाहिए, मंगलिक होना कोई दोष नहीं है, आपके दोनों के मिलान में वो दोष नहीं, मांगलिक दोष नहीं आना चाहिए। बट मैं कुछ भी बोलूँ इसके लिए मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए होगी कि वाकई हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कैसे गाइड कर सकते हैं इस पे, ताकि ये सर्चिंग जो कुंडली के साथ साथ हो रही है, और आजकल तो बहुत ईजी वे हो गया ना करना, किसी को मना करना है तो बोल दो कि कुंडली नहीं मिली, तो उसके बाद तो देखिए जब ये कंसेप्ट आया कुंडली मिलान का, तो ये सालों से चला आ रहा है, सेंचुरीज हो सकता है, युगों से, क्योंकि रामचरितमानस में भी ये मेंशन है कि सीता जी और राम जी के 36 गुण मिल गए। तो लोग कहते हैं कि अरे इनके 36 गुण मिल गए तो ये कौन सा साथ रहे, कुछ सुख तो इन्होंने भोगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, दे वर लॉयल टू ईच अदर, they were 100% compatible to each other, they supported each other in every decision they took। आप अच्छे बुरे वक्त की बात है, लेकिन क्या आपने एक दूसरे को कोसा, एक दूसरे के लिए मन में बाद में गुस्सा आया या इरिटेशन आया, ऐसा नहीं था। तो उस ज़माने में तो लोग मिलते नहीं थे। अगर आप किसी से, माँ सीता का स्वयंवर हुआ तो जिसने धनुष तोड़ा उसने स्वयंवर कर लिया, अभी कौन तोड़ेगा तो कैसे मालूम पड़े। तो जो वहां पे आए उनके आने से पहले उनके साथ कुंडली मिलान हुआ कि भाई तुम कंपैटिबल हो, तुम कंपैटिबल हो, तुम कंपैटिबल हो, तुम अच्छे घर बार से हो, राजा हो, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, और तुम आ जाओ। अब इसमें बाकी प्रारब्ध की बात है, पर इवेंचुअली दो जनों का तो नहीं मिलना हुआ। तो कैसे डिसाइड होता था कि किस लेवल पे मिला? तो अब वो फिजिकल मिले बिना तो पॉसिबल नहीं है। और उससे बाद में जब अभी 200 साल 300 साल पहले राजा महाराजाओं की शादी होती थी तो सामने ऐसे 4 पेंटिंग आ जाती थी। फोटो का तो जमाना ही नहीं था, तो 4 पेंटिंग आ गई और कहा कि अरे इसकी इस आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई, हाँ ये बहुत सुंदर ले आओ। अब उस आर्टिस्ट ने बनाई, एक आंख पत्थर की है नहीं है, हाइट कितनी है, मतलब ये आप सिर्फ चाइनीज विस्पर्स है, आपके कान में बात आ गई और आपने भरोसे पे कर लिया, क्योंकि आप बुला के रिजेक्ट नहीं कर सकते। पर आदमियों के पास तो ऑप्शन है, भाई ये बीवी नहीं पसंद आई तो मैं तो 4 रख लूंगा, औरतों का क्या? सो व्हाट वाज कंफर्ट फॉर देम, हाउ वुड दे नो दैट दे विल बी हैप्पी विद अ मैन? तो कुंडली में गुण मिलान किया गया, जिसका मैक्सिमम हुआ, जैसे हमारा पेपर होता है तो हम 100 मार्क्स का पेपर देते हैं, पर आपके 100 में से 100 तो नहीं आते ना। तो आपके 100 में से अगर 50 भी आ जाएं तो हम कहते हैं कि यार चल 50% है। पहले तो जमाने में 33% हुआ करता था। तो ऐसे ही कुंडली मिलान 36 पॉइंट्स पर होती है। पर ये 8 सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है और हर एक पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में ज्यादा मार्क मिलते हैं। जैसे पहला 1 मतलब कि पहले के टाइम में आपकी कास्ट क्या है, आपका वैश्य क्या है, तो आपकी कास्ट से डिसाइड होता था कि आपका प्रोफेशन क्या है। अब ऐसा नहीं है, पर तब ऐसा होता था कि भाई अगर आप शूद्र हैं तो आप कहीं किसी के घर में ही काम करेंगे, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप और हम पढ़ाने का ही काम करेंगे। तो आपकी कास्ट क्या है? अब एक क्षत्रिय को एक ब्राह्मण दे दोगे तो एक दिमाग से लड़ाई लड़ रहा है, एक वेपन से लड़ रहा है, तो कैसे बात बनेगी? Exactly. तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो पहले आपका व्हाट इज योर बेसिक डोमिनेंस ऑफ
वर्क, मतलब आपका एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस कैसा है. जैसे एक डोमिनेंस होता था ना कि ये आदमी ये करता है तो इस पे डोमिनेंस है, सो हु इज गोइंग टू डोमिनेट हु. द थर्ड पार्ट दैट कम्स इज तारा, कि हमारी किस्मत कितनी मिल रही है. बेसिकली नक्षत्र पे बेस्ड होता है कि हमारी पहले हमारे प्रोफेशंस, सेकेंडली हमारी डोमिनेंस कि कौन किस पर कितना हावी हो सकता है, तीसरा कि हमारी डेस्टिनी क्या कह रही है तारा, चौथी हमारी योनि कि हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है. एंड दिस इज द मेंटल कंपैटिबिलिटी. फिर इसके बाद मैत्री कि हमारी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी है. भाई दिमाग से तो हम बात कर रहे हैं, पर क्या हम एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे, क्या हम इमोशनली कनेक्टेड हो पाएंगे. फिर इसके बाद आता है गण. गण मतलब कि आपका बेसिक नेचर क्या है, हम रिलेशनशिप्स को कैसे निभाएंगे. आप मनुष्य गण हो, आप राक्षस गण हो, आप देव गण हो, आर यू अ गिवर, हाउ आर वी इन अ बेसिक, हम सोल लेवल पर कैसे कंपैटिबल हैं. देन कम्स भकूट, यानी कि हम लव लाइफ में कैसे, हम फिजिकली कैसे हैं, हमारी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी है भाई. एंड देन इज नाड़ी, हमारी हेल्थ कंपैटिबिलिटी कैसी है. तो ये हर एक लेवल पर देखा जाता था कि यार इसके साथ फिजिकल नहीं मिली, इसके साथ हेल्थ कंपैटिबिलिटी नहीं मिली, यानी कि बच्चा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको यूटीआई होते रहेंगे, इसको ये प्रॉब्लम होती रहेगी. तो हर एक लेवल पर स्कैन किया जाता था कि इनको किस लेवल पे प्रॉब्लम आएगी. इज इट डाइजेस्टेबल, तो फिर इस पर डिसाइड कर लेते हैं. तो आज जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो कितनी चीजें तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं. तब फिजिकल इंटीमेसी के लिए टॉयज नहीं होते थे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन नहीं होते थे, एक्टिविटीज नहीं होती थी. इट इज सो डैम ओपन नाउ. पहले ही होता था कि एक बेटा होना बड़ा जरूरी है, तो आपके क्रोमोसोम लेवल कैसे मैच कर रहे हैं, क्या आपके साथ बेटा हो पाएगा, आप बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है. पहले प्रोफेशन वाज बेस्ड ऑन कास्ट, इट इज नथिंग लाइक दैट नाउ. सो इट हैज चेंज्ड, इट हैज इवॉल्व्ड, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड. तो आप उसको समझ के कीजिए कि कौन सा पॉइंट मैच नहीं हो रहा. भाई आज के टाइम में ये वैलिड है, तो जो वैलिड पॉइंट है उसको पकड़ो. तो पहले समझो, फिर उसको नाकारो या साकारो. यू नो, टू रिजेक्ट समथिंग, अंडरस्टैंड बिफोर यू रिजेक्ट और यू एक्सेप्ट. सो देन आपके दूसरा सवाल मांगलिक. मांगलिक इज अबाउट हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल. एक आदमी का मंगल का मतलब है सब मंगलमय हो, सब अच्छा हो. अब मंगल 5 घरों में जाकर मंगल हो सकता है. पहले में बुद्धि गरम, चौथे में बिहेवियर और फैमिली में गरम, 7वें में सेक्सुअली यानी कि डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, 8वें में इट इज अबाउट हिडन डिजायर्स या अपने आप को एक्सप्रेस करना और अपने हिडन चीज़ों को एक्सप्रेस करने की चीज़ें जो है वो वोकलाइज हो जाएंगी. एंड 12th इज अगेन अबाउट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी. तो इट इज बेसिकली अबाउट द फिजिकल कंपैटिबिलिटी विच वॉज गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया अगर औरत डिससेटिस्फाइड है तो क्या करेगी, और आदमी है तो वो उसको कैसे बताएगा कि आई वॉन्ट यू, एंड शी वुड जस्ट फील कि ये मैं क्यों इसमें हूँ. सो दैट कंपैटिबिलिटी वॉज द मेन पॉइंट. इट हैड नथिंग टू डू विद दोष. It is about that how will he express, are you even understanding to understand that point, which is a very verbal discussion in today's time. And आपने सही कहा, मांगलिक दोष बहुत सारे और ग्रहों से कट जाता है. इसका मतलब अगर आपकी ये डिजायर है, पर अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं आपको इस रास्ते पे ले जाऊँ तो आपका मंगल आपको कहता है कि हाँ, आई एम रेडी टू बी ऑन अ डिफरेंट पाथ ऑफ इट. सो इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग विच इज नॉट वोकल, which is inside of me, but if you pull that up, I'll be able to pull that up. अगर आप उसको निकालोगे ना तो मैं उसमें आपका साथ दे दूंगी या नहीं दे दूंगी. So it's a beautiful phenomena of जो आप नहीं कह पा रहे हो ना, उसको भी मैं देख पा रही हूँ, उसको भी मैं समझ पा रही हूँ. तो आप उसको वहम के कारण मत करें कि अरे ये मंगल है और मेरा मंगल नहीं है, मैं मर जाऊंगा या वो मर जाएगी. ऐसा नहीं होता. जिनकी 4 शादी होती है वो कितनी बार मर जाते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको सुपरस्टिशन से मत जोड़ो, समझो, उसका लॉजिक ढूंढो, फिर उस लॉजिक में तर्क पे तर्क निकालो, फिर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो. दिस इज व्हाट यू नीड टू गिव इट टू योर क्लाइंट्स. ब्यूटीफुल लर्निंग है. और मैं तो कहती हूँ कि अगर इसको कोई अच्छे से सुन ले इस पॉडकास्ट को, तो मेरे ख्याल से मेरी आधी प्रॉब्लम्स जो है मैच मेकिंग में खत्म हो जाएंगी. हाँ, क्योंकि ये तब का फिनोमिना था. ऐसा नहीं है ये आज गलत है, पर हम जब सवाल करते हैं ये क्रिश्चियन है नहीं मिला रहे, ये सिख है नहीं मिला रहे, क्योंकि उनकी प्रोफेशन, उनकी कंपैटिबिलिटी, उनका कल्चर सब विद इन है. तो 60% तो रिजॉल्व हो गया. भाई आपकी बहन की बेटी हो, जैसे 6 में फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न में शादी कर लेते हैं. मुस्लिम्स में वेरी वेरी क्लोज फर्स्ट कज़न में कर लेते हैं, 6 में सेकंड कज़न या रिश्तेदारी में कर लेते हैं. तो भी कितना कल्चर अलग हो जाएगा, कितना खाना पीना अलग हो जाएगा, कितना रहना खाना पीना रिश्तेदारी अलग हो जाएगी. तो आपकी 60% एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो रिजॉल्व अब जो बची कुछ है वो बात करके कर लेंगे. प्लस
शादी में मुहूर्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम हिंदूज में कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो गया है। हमें लगता है कि पार्टी पहले कर लो, नहीं नहीं मुझे 4 बजे नहीं चाहिए, मुझे तो 12 बजे का फेरा चाहिए। वो मुहूर्त है जो उस चीज़ को कंसील कर रहा है, वो स्टैंप लग रही है, वो चीज़ डिस्टाइंड हो रही है। जब एक बच्चे का बर्थ का टाइम इंपॉर्टेंट है तो शादी एक नया रिश्ता, क्या उसका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है? उसमें आप बैठ गए, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, अरे वो टाइम मत छोड़ो। That is why see the marriage rate of South Indian marriages, even being the Hindu system. 5:30 बजे शादी करेंगे, सही काल पे करेंगे, निपटेगा, अब जो करना है करो। सिमिलरली विद 6 ऑल्सो, भगवान का प्रेजेंस है, अभिजीत मुहूर्त में शादी है, हाँ। और खत्म। तो आपका कंसीलिंग टाइम बेटर हो गया, बेटर होता तो है। आपकी आधी % प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। सो इट इज मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स जो वहां पर हो रही है, यहाँ पर नहीं हो रही है। तो अगेन क्रिश्चियंस की तो मैरिज की रेट को मैं कुछ मानती नहीं हूँ। प्लस दैट इज अ लॉट विद द upbringing of Indian Christians, Christians of conservative system, and Christians belonging to the Western philosophy. आपकी upbringing कैसी है, कितने ओपन हो आप डिवोर्स के आइडिया से, क्या आपका थ्रेशोल्ड है रिलेटेड टू हैंडलिंग ईच अदर इज सो मच इम्पॉर्टेंट, विच आई फील दैट आप लोग खूब अच्छा मौका देते हो समझने का, उसको बीच में लाने का, उसको करने का। बट आई ऑलवेज बिलीव दैट कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है शादी, इस पर तो हर दिन काम करना पड़ता है। मतलब शादी के रिश्ते से पहले से लेकर आखिरी सांस तक, बच्चे के स्कूल से लेकर उसको क्यों डांटा, उसको क्यों बोला, मतलब मैं ये कहती हूँ 40 साल की शादी 20-25 साल की शादी के बाद भी अगर आप उस प्रोटोकॉल को छोड़ दोगे तो आपकी शादी वहीं खत्म हो जाएगी। ईयर्स जीरो। और अब आप देखिए आज के टाइम में दैट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। आपके गुण मिले, आपकी शादी बड़े अच्छे से हो गई, आपके बच्चे हो गए, सब ठीक रहा, अचानक 20 साल बाद आदमी को किसी और से प्यार हो गया, आप बताओ, यू नो इट जस्ट गोज अवे। तो हर समय आपको देखना पड़ेगा कि एक आदमी जो है वो बिकॉज ऑफ बीइंग करियर ओरिएंटेड एंड उसका एक्सपोजर आपसे ज़्यादा है, वो हर समय आपसे ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। अनटिल आप इवॉल्व नहीं हो रहे हो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, आप हर लेवल पर जब तक इवॉल्व नहीं हो रहे हो, देयर इज नो पॉइंट कि वो आकर बात करे। वो आकर बेचारा काम की थकत से थक कर बैठा और आपने कहा आपकी मम्मी ने ना आज मुझे फिर से ये कह दिया, अभी उसमें गुण क्या करेंगे मुझे बताओ? जब कॉमन सेंस मर जाएगी तो कोई भी साइंस कहाँ काम कर पाएगी? सो आई थिंक यू नो फॉर ऑल द मैट्रिमोनियल सर्विसेज इट्स अ सजेशन फ्रॉम मी टू यू कि आप लोगों को एक क्लास चलानी चाहिए, एक ट्रेनिंग चलानी चाहिए, 10 काउंसलिंग सेशंस की, 2 मैनरिज्म की, यू नो द बेसिक्स ऑफ फ्रॉम देयर इमेज, देयर लुक, their grooming, their way of communication, their way of being, their way of behaving, their threshold, their patience, everything needs to be groomed. No, I have started. You have? Yeah, and I was doing it also. But what happened initially, people they have not responded it well because the parents they have this inhibition कि हमने अपने बच्चे को भेजना ही नहीं। और बच्चे क्या है पहले तो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर्ड करना शादी के लिए। पर ये लड़का लड़की दोनों के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई विल से नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो। 100%। एंड यू वोंट बिलीव विदाउट नोइंग देयर नोइंग, मतलब उनके जाने बिना ही मैं उन लोगों को कई चीज़ों पर ऐसे टिप्स देती हूँ जो कि काउंसलिंग का रूप अपने आप ले लेती है। इसीलिए मेरी इतनी लंबी कॉन्वर्सेशंस उनके साथ होती है कि जितना हो सके। मुझे याद आया आशी जी, कोई सबसे वियर्ड अपना इंसिडेंट बताइए जहाँ आप किसी से मिले और आपको लगा कि ये कैसी सोच है, ये कैसे लोग हैं, मतलब मैं इनके साथ नहीं काम कर सकती, दो दे बिलोंग टू एलीट सेक्शन ऑफ पीपल, बिकॉज आप इंडिया के नो क्रेम मतलब आप हुज हु के साथ डील करती हैं, तो एक ऐसी फैमिली जिसने ऐसी बात कही आपको लगा क्या घटिया बात है ये, अब बिना नाम लिए। हाँ ऑफ कोर्स यस, आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीबॉडी। एक फैमिली को मैंने मिली थी और दैट्स नॉट इन इंडिया बट दे वर इंडियंस। तो जब मैं उनसे मिली तो जिस तरह की उन्होंने अपने डॉटर के लिए मेरे को डिज़ायर लिस्ट दी कि लड़का जो है वो
पर्टिकुलरली यही सिटी का होना चाहिए, इतनी वर्थ का होना चाहिए, इतना, और उसमें मेरी डॉटर इंटरफेरेंस किसी से नहीं लेगी, मदर इन लॉ कुछ ना बोले, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस ज़ीरो होना चाहिए। और मतलब मुझे उनकी सारी बातों से ये लग रहा था कि उनको मोर लाइक अ घर जमाई चाहिए रादर देन अ गुड बॉय। और जो उनकी डिमांड्स थी कि मेरी डॉटर को तो देखिए पेट्स बहुत सारे पसंद है, वो अपने साथ इतने सारे पेट्स लेके जाएगी तो घर वही होना चाहिए। और दूसरा बहुत सारी ऐसी लिस्ट थी उनकी लंबी कि मेरी डॉटर अपना काम नहीं छोड़ेगी, मतलब जो अपने फादर का काम है वो नहीं छोड़ेगी, वो उसको कंटिन्यू करेगी। इट वाज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट कि मुझे ये लगा कि ये तो बिल्कुल टेलर मेड सिचुएशंस की बात करते हैं कि हर चीज़ उनके हिसाब से अगर परफेक्ट होगा, मैं ये चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं मेरी डॉटर को भेजूँगा नहीं, बिकॉज माई डॉटर शी ओन्स लाइक यू नो शी ओन्स लाइक एन अम्पायर, सो शील नॉट एडजस्ट। तो बॉय को ही जो करना है वो एडजस्ट बॉय को ही करना पड़ेगा। माई डॉटर्स लाइक माई प्रिंसेस। तो मैंने कहा भाई प्रिंसेस वो कहते हैं ना पापा की परी, और तो उनको एडजस्ट कराना, बिकॉज लाइफ मैरिज इज़ नॉट जस्ट कि आप बिल्कुल आपको एकदम टेलर मेड घर परिवार सब मिल जाएगा आपको। मैं कहती हूँ एडजस्टमेंट को हमने बहुत बुरा बना लिया कि एडजस्टमेंट को करना, बट इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू, एंड वी आर एडजस्टिंग इन एवरी रिलेशनशिप। तो आप यकीन मानिए जब मैं उनसे मिल के मीटिंग करके उठी तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था मैं नहीं काम कर सकती इतनी कंडीशंस के साथ और इतनी हाई डिमांड्स के साथ, मतलब मैं काम ही नहीं कर सकती। एंड यू वोंट बिलीव कि स्टिल दे आर लुकिंग मैच, बट अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। कितने साल हो गए? इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 5 years, बट नहीं मिला उनको। और जो वो लिस्ट लेके बैठे हैं, जब तक वो लिस्ट डाउन नहीं करेंगे अपनी तो बड़ा मुश्किल है उस तरह का लड़का। मतलब फॉरेन एजुकेशन, मतलब ये जेन्युइन डिमांड्स है, लेकिन आपको हर एक सारी चीज़ें एक में नहीं मिल सकती। आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि जब लोगों के रिश्ते हो जाते हैं तो कभी कभी वो टूट भी जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, तो कोई स्टूपिड सा रीज़न आपको लगा हो कि ये कोई रिश्ता टूटने की मतलब क्या है ये बात? लेटेस्ट एक बताती हूँ आपको कि बहुत अच्छा एक संबंध हुआ एंड इट वाज रियली वेरी गुड। और उन्होंने सिर्फ इस बात पे रिश्ता तोड़ दिया कि मैरिज डेट्स पे वो लोग अलाइन नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक को विंटर चाहिए था, एक को थोड़ा जल्दी चाहिए था। और उन्होंने बड़ी एमिकेबली, और जब उनका हमारे पास फ़ोन आया आरशी जी डेट्स नहीं मैच हो रही थी इसलिए हमने कॉल ऑफ कर दिया। मैंने कहा कॉल ऑफ कर दिया मीन्स, मतलब आई शॉक्ड कि डेट्स, मैंने कहा डेट्स तो बैठ के बात कर लेते हैं आप लोग, मिल जाती, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है दोनों चीज़ें। बोले नहीं दे वर नॉट कंफर्टेबल विद आवर डेट्स, तो वी थॉट कि ठीक है इट इज़ ओके टू मूव अहेड। फिर क्या हो गया, और कोई देख लेंगे। आई सेड कि मतलब लोगों ने इस चीज़ को इतना कैजुअल बना लिया, एंड आई एम शॉक टू हियर फ्रॉम द पेरेंट्स के से जब ये आ रहा होता है तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगता है कि अगर आप इतनी छोटी सी बात के लिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका कुछ लड़के वालों का शायद कुछ ऐसा था कि उनका कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था या कुछ उनकी कुछ ऐसी मजबूरी थी कि वो जो डेट्स बता रहे थे उस टाइम पे वो नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि आप एक दूसरे की आज प्रॉब्लम नहीं समझ रहे तो मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट, लाइक मतलब आप हमारे लिए भी टफ हो जाता है ऐसे लोगों के लिए बाद में। तो क्या आजकल मैरिजेस में कुछ घरों में अभी भी कोई ऐसी डिमांड होती है कि इस तरीके का फंक्शन चाहिए, रिश्तेदारों को ये देना चाहिए, मतलब डज इट कम अप समवेयर? सी आजकल देखिए रिश्तेदारों को देने वाली बातें तो नहीं होती हैं ज़्यादा, लेकिन हाँ फंक्शंस को लेकर पीपल आर वेरी क्रेजी अबाउट। अच्छा। स्पेशली कॉलिंग द स्टार्स, कॉलिंग दी मतलब डूइंग वेरी वेरी बिग फंक्शंस, गाला फंक्शंस। तो उसके लिए लोग मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा दे आर पर्टिकुलर अबाउट इट, सम ऑफ द फैमिलीज, एंड दे वांट टू शो ऑफ। मुझे तो लगता है कि जो उस दिन हीरो हीरोइन होते हैं ना वो दूल्हा दुल्हन होते हैं, हमें उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए। पर ठीक है सबका अपना अपना सोच है, ये सबका अपना अपना वे ऑफ यू नो सेलिब्रेशन है। तो बट बहुत ज़्यादा एम्फसाइज जब करते हैं इन चीज़ों पे तो कई बारी उनके रिश्ते मतलब शादी से पहले ही उनके रिलेशंस में ना वो थोड़ी सी खटपट भी आने लगती है, बिकॉज एक फैमिली ऐसा चाह रही होती है, दूसरी फैमिली ऐसा नहीं चाह रही होती है। और कभी कोई रिश्ता
पैसे और खर्चे को लेकर भी कैंसिल हुआ, आपको ध्यान है? इन रीसेंट टाइम्स, पुराने में तो होते ही होंगे ज़रूर। बट लकीली हम लोग बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग बात कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को उनको पहले सॉर्ट करा कर देते लेते हैं। और कभी ऐसा होता है, क्योंकि आप तो बहुत बनिया कम्युनिटी में भी डील करती हैं, जहाँ पर पहले ज़माने में क्रूड लैंग्वेज में बोला जाता था, बोली होती है, नहीं ऐसा नहीं होता, अब नहीं होता ऐसा कि अरे हम देर इज़ नो बनिए खामखा बदनाम हो गए, बाकी ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि मैंने ये देखा है, जितना लड़की वाले खर्च करते हैं, जिसको आप बजट सिस्टम, शादी का बजट बोलते हो, तो जितना लड़की वाला खर्चा करता है उतना ही लड़के वाला भी खर्चा कर रहा है। तो वो कुछ किसी से डिमांड नहीं कर रहा। उस टाइम पे बजट एक बात करने का सिर्फ 2 वजह होती थी मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक समझा है, कि लोग ये देखना चाहते थे कि हम दोनों कितने सेम लेवल्स पे हैं। क्योंकि देखिए, जो लड़की वाला होता है वो 10 तरीके पूछ कर लड़कों की फाइनेंशियल डिटेल्स पूछ करके अंदाज़ा लगा लेता है। जैसे वो इनकम पूछता है, नेटवर्थ पूछता है, टर्नओवर्स पूछता है ना, तो उनके घर का साइज़, कार, सब पूछता है लड़की वाला। तो वो तो अपनी पूरी इवैल्यूएशन करता है कि लड़के वाला कहाँ स्टैंड करता है। पर लड़के वाला इसमें से कोई सवाल नहीं कर सकता। ना वो लड़की वाले की इनकम पूछता है, ना नेटवर्थ पूछता है, क्योंकि उसको लड़की लानी है। तो वो हमसे क्या पूछता है कि ठीक है, उनका लेवल क्या होगा खर्चे का, तो उसी से एक आइडिया लगा लेता है कि दोनों कंपैटिबल है कि नहीं है। किराए के घर में रहते हैं, क्या उनके रिश्ते होने में मुश्किल होती है? बहुत। रियली? यस, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि पुरानी एक सोच चली आई कि कम से कम घर तो अपना होना चाहिए। तो इसमें भी लोगों का एक पुराना नजरिया है। वाले किराए के घर में हो, रेंटेड हाउस में हो, तो हो जाता है। हाँ, वहाँ इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, जो सोचना चाहते हैं वो सोचते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। बट हाँ, आजकल एक चीज़ और भी हो गई है कि इवन बॉय साइड ऑल्सो वांट टू सी, आफ्टर स्पेशली दिस डीमोनेटाइजेशन एंड अदर थिंग्स, नोटबंदी के बाद, तो लोग, लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, सब एक दूसरे की ROC पे वो ऑनलाइन सारा कुछ वेरीफाई ज़रूर करते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटस को। जब आप देखते हैं कि एक फैमिली में आपने किसी का रिश्ता कराया और उसकी फैमिली में कहीं किसी लड़के की लव मैरिज भी हुई हो, कि एक भाभी जो है वो अपनी पसंद से आई और जो ये छोटी वाली है ये अरेंज मैरिज है, तो क्या उस तरीके से आपने लोगों के बिहेवियर में डिफरेंस देखा कि ये तो कि ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे हो अरेंज मैरिज वाली को, कि हमारे हिसाब से आई, हमारे हैसियत के हिसाब से है, या हम इसको पसंद करके लाए? डू यू सी दैट इनजस्टिस? नो, आई हैव नेवर सीन। in most of the cases I have not seen, but हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा है, अगर पहली बहू बहुत सुंदर आ जाती है या बहुत अच्छी आ जाती है, तो उसमें लोगों के लिए ना सेकंड बहू के लिए चॉइस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनजस्टिस की बात जो आपने कही, वो हमारे तक वो स्टोरीज आ भी नहीं सकती, बिकॉज हमारे सामने लोग इस तरह से कुछ प्रिटेंड नहीं करते। दे वांट टू बी अ गुड, दे वांट टू बी अ गुड पेरेंट, क्योंकि आपके सामने तो उनको पहला इंप्रेशन देना है, फिर वही आप इंप्रेशन आगे लेके जाएंगे। तो ऐसा होता है कि जब आप किसी के घर कैजुअली गई देखने के लिए कि कैसा घर बाहर है या फैमिली कैसी मिलूं, तो दे आर एट देयर बेस्ट, दे आर सर्विंग द बेस्ट टू यू, दे आर बीइंग द बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसा स्पेशल VVIP ट्रीटमेंट मिलता है आपको? यस, ऑलवेज। और उनके जवाई आने से पहले हम ही जवाई की तरह पहले ट्रीट होते हैं। That is very, very good. But I must say, like, in my lifetime, I have seen best of the people and best of the houses, best of their जिसको हम बोलेंगे उनकी मेहमान नवाजी, मतलब बेस्ट। एंड आई एम लकी दैट लोगों ने इतना रिस्पेक्ट, इतना लव मुझे दिया है। और आपने मुझे शो में कहा था कि आप मेरे लिए कुछ स्पेशल लाई हैं और यू वांटेड टू गिव मी ड्यूरिंग द शो। कैन आई हैव माय, बिकॉज़ फिर मैं आपका भी तो गिफ्ट आपको दूंगी। या सो दिस इज माय बुक which I have just launched on my 25th, when I celebrated my 25th 25 years of your work, beautiful work. Yes. And Arshi is not your actual name. That is, yeah. So Arshi is something that you picked up from my daughter's name, Arshia. And what does Arshi mean then? From Arsh, from heaven. Oh, beautiful. Marriage is made in heaven. So इस book में Biodata to Everlasting Bond, what is it all about? See, it is basically a guidebook for the parents.
Oh. न्यू पेरेंट्स जो अब आ रहे हैं, जिनके पास अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों का साथ नहीं है, मतलब तो उनके लिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ के साथ मैंने लर्निंग्स दी हैं, जिससे कि उनका जो मैच मेकिंग सर्च है वो बहुत इजी होगा, इन्जॉयबल होगा, एंड आई होप दे आर गोइंग टू यू नो लर्न अ लॉट, एंड दे विल ट्राई टू उसमें अपनी जो भी मैथ सर्चिंग में जो भी उनको लगेगा जहाँ जहाँ वो अटक रहे हैं, इस बुक से उनको बहुत हेल्प Solution मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी है मैंने कि अभी इस टाइम में ना बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में कि लव मैरिजेस बहुत सक्सेसफुल होती हैं, अरेंज मैरिज नहीं होती, अगेन इट इज़ अ मिथ, गोत्र का एक मिथ है, बहुत सारी चीज़ों के मिथ जो लोगों ने आपस में क्रिएट कर दिया है, तो वो सारे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। This is so beautiful. I will surely recommend everybody who's in that situation, अपने या अपने आसपास या अपने दोस्तों के या अपने रिश्तेदारों के बच्चों के पॉइंट पर, they should read this through and get that clarity, you know, from their life, that how exactly do they want to do it. And I have also got a small gift for you, because again, as I said, that it is it is a pattern that I follow. We call her Surabhi. I feel so blessed. Yeah, thank you so Pleasure, much. pleasure. Yeah.